आज की इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का पेपर सॉल्व कराऊंगा जो 17 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 में हुआ था। तो इसमें मैं मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें रिपीट हो सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में ये मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। अगर आप वैदिक मैथ से इसे लगाएंगे तो इसे आप आसानी से 2 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वैदिक मैथ में क्या करते हैं कि अगर जितने अंक का नंबर हो और उतने ही अंक उसके 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या करते हैं उस नंबर में एक घटाएंगे। जैसे यहाँ पे 987 है तो एक घटाएंगे तो 986। और अब ये जो नंबर आया है इसको इंडिविजुअल 9 से घटा देंगे। तो अगर हम इसे 9 से घटाएं सभी डिजिट को, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो ये जो 0 13 आया है इसी के साथ लिख देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 986 0 13। आप ऐसे आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका आपको वैदिक मैथ का डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो वहां से देख सकते हैं। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है। तो बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। और इसकी वैल्यू दी हुई है 264। और क्या दिया हुआ है कि ये तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये दिया हुआ है 924। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। इसकी ऊंचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। ऊंचाई h और व्यास हो जाएगा 2r। तो ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच। ये हो जाएगा 924 बटे 264। पाई से पाई, आर से ये आर और एच से ये एच कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा आर और ये बचेगा 2। 924 बटे 264, 2 से इसे डिवाइड करें ये हो जाएगा 132। अब 4 से डिवाइड करें ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 12 हो जाएगा, 4 तियां 12 और 1 ये हो जाएगा। और इसे 4 से डिवाइड करेंगे 4 तियां 12 और ये हो जाएगा 4 तियां 12 33। तो ये हो जाएगा 231 बटे 33। 11 से हम और डिवाइड कर सकते हैं तो 11 दूनी 22 और 11 कम 11 21। 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। 3 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 7। तो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 7। आर 7 आ गया। अब यहां से हम किसी भी इक्वेशन में आर की वैल्यू रख के एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पे रख दें 2 पाई आर एच इक्वल टू 264 है। और ये 2 गुणे पाई हो गया 22/7। आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 264। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करें ये हो जाएगा 132। और 22 से इसे डिवाइड करें ये हो जाएगा 22 छंगम 132। तो एच की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6। और इसमें फाइंड क्या करना है, एच अपन 2 एच है 6 और आर है 7, आ जाएगा 7 दूनी 14। आप इसे सॉल्व कर लें, 2 से डिवाइड होगा तो 3/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये कंडीशन दी हुई है और इसमें ये फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 125, ये दिया हुआ है 17.88। तो अंडर रूट 45 ये होता है 9 गुणे 5, 9 बचे 45। और स्क्वायर रूट 9 का लें 3 आ जाएगा। तो 3 अंडर रूट 5 प्लस, और ये अंडर रूट 125, 25 गुणे 5 हो जाएगा। एक 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 और ये हो जाएगा अंडर रूट 5। ये दिया हुआ है 17.88 के। 3 और 5, 8 अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 17.88। और इसमें हम वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट 180 प्लस अंडर रूट 80 की। और 180 क्या हो जाएगा 36 गुणे 5। तो 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 अंडर रूट 5। और ये 80, 80 को हम लिख सकते हैं 16 पंचे 80, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 5। वैल्यू चाहिए हमें 6 और 4 10, 10 अंडर रूट 5 की।
वैल्यू हमें पता है 8 अंडर रूट 5 की ये है, तो 10 अंडर रूट 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू यहाँ से निकालें, ये हो जाएगा 17.88 बटे 8। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो 10 गुणे 17.88 और ये हो जाएगा 8। 2 से ये डिवाइड होगा तो 5 और 2 से ये होगा तो ये 4। और अब इसे 4 से इसे डिवाइड करें, 4 चौके 16, 4 हो जाएगा और दशमलव यहाँ पे 18, 4 चौके 16, अब ये हो जाएगा 28, 7 चौके 28। तो 7 पच्चे 35, 3, 4 पंचे 20, 20 और 3 23, दशमलव लग जाएगा 2, 4 पंचे 20, 2 22, 22.35 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। tan a की वैल्यू दी हुई है, sin a और cos a की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है प्लस में। तो tan a ये दिया हुआ है 8/15। तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लें, लंब बटे आधार। ये अगर a है, ये एंगल a है, तो लंब क्या होगा, ये हो जाएगा 8 और आधार हो जाएगा ये 15। तो पाइथागोरस लगाएं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 17। 17 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 8/17। आधार आधार है और कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार है 15 और कर्ण है 17, तो आ जाएगा 15/17। तो 15 और 8 23, 23/17, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये फाइंड करना है। तो ये मान लेते हैं, मान लिया अगर ये x है, तो ये हो जाएगा x प्लस और 18/24, तो ये हो जाएगा 3/4, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 3/4 और ये हो जाएगा 3 सही 3/4 इक्वल टू 23 और ये हो जाएगा 13/24। तो अगर हम भिन्न के नंबर को एक साथ ले लें, तो 3/4 प्लस 3/4 ये हो जाएगा 6/4, 6/4 और ये हो जाएगा 2 से ये डिवाइड होगा 3 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/2 और इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2। तो 3/4 और 3/4 ये हो गया 1 सही 1/2। तो 3 यहाँ पे था, 1 ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 सही 1/2 और ये है 23 सही 13/4, 24 सॉरी। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालें, तो x वैल्यू हो जाएगी 23 सही 13/24 माइनस 4 सही 1/2। भिन्न से भिन्न घटा लें और जो पूर्णांक है उसे पूर्णांक से घटा लें। तो 23 में से 4 घटेगा, ये आ जाएगा 19 और 13/24 में से 1/2 घटाएं, तो यहाँ पे 24 लाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 13/24 और ये हो जाएगा 12/24। 13 में से 12 घटेगा तो 1/24, तो ये हो जाएगा 19 सही 1/24। ये आ जाएगी x की वैल्यू। आप ऐसे ही सॉल्व करिए, जो भिन्न का नंबर है भिन्न से घटाइए या ऐड करिए और जो पूर्णांक है उसे पूर्णांक से। तो इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा 4। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य हो। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से डिवाइड होनी चाहिए, तो इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। कितने नंबर का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का या कहें नेचुरल नंबर्स का। तो 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी का एलसीएम ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 2 से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये 3 ऐसा ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 7 और ये 4, ये 9 और ये 5। फिर 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 1, ये 1, 3 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1, ये 5, ये 3, ये 7, ये 2, ये 9 और ये 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा ये 1 1 3 1 5 3 7, ये 1 और 9 और 5। अब हमें 3 से डिवाइड करेंगे,
तो 1 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। 3 से और डिवाइड करेंगे तो ये सभी नंबर, ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा यहाँ पर केवल 5, 5 और 7। तो एक बार 5 से करना पड़ेगा डिवाइड और एक बार 7 से करना पड़ेगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 ती 72 और 72 पंचे हो जाएगा 360, 360 गुणे 7। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें। 7 0 0, 7 छंग 42, 4 और 7 त्रिक 21, 21 और 4 25। तो 2520 ये आ जाएगा इसका एलसीएम। और यही इसमें पूछा गया था कि ये सभी जो नंबर होंगी 2520 जो होगी वो इन प्राकृतिक 10 नंबर से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट नंबर को हम ऐड करेंगे, जो ऑड नंबर पर होंगे उनको पहले ऐड कर लें। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 3 9 और फिर इसमें से घटाएंगे जो इवन नंबर पर नंबर होंगे। तो इवन नंबर पर है सम पोजीशन पर 5 है, 2 है और 7 है। तो 5 2 7 3 10 इसमें से घटाएं और जो इसका डिफरेंस आएगा, ये अगर 11 से डिवाइड होती है तो ये नंबर भी पूरी 11 से डिवाइड होगी। तो एक 11 से डिवाइड नहीं होगी तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अब दूसरा नंबर चेक करें तो ये हो जाएगा 9 3 12, 12 0 12 माइनस, अब इसमें से हम इवन नंबर के इवन प्लेस के नंबर को घटाएं तो 6 2 8, 8 2 10। तो 2 आ गया, डिफरेंस 2 आ गया। तो 11 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी जो नंबर होगी ये डिवाइड नहीं होगी। अब इसे चेक करें तो 5 0 5, 5 और 8 13। अब 6 6 7, 7 और 1 8। अब यहां से आ गया 5, ये भी 5 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी संख्या नहीं होगी। इसे चेक करें तो 6 4 10, 10 0 10 माइनस 5 3 8 और 8 2 10। 10 माइनस 10 ये आ जाएगा 0, 0 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यही जो ऑप्शन 4 होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ये 11 से डिविजिबल होगी। एचसीएफ निकालना है, ये दो नंबर दिए हुए हैं, इनका एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हमें कॉमन देखना पड़ेगा कि कॉमन नंबर क्या हो सकती है। 3 की पावर 45 माइनस 1 और नंबर है ये 3 की पावर 35 माइनस 1 और ये पावर है, ये पावर में नंबर है 3 की पावर 45 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 9 गुणे 5 और ये माइनस 1। ऐसे ही इसे भी लिखें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 गुणे 5 माइनस 1। तो इसमें जो पावर है 5, ये दोनों कॉमन हो सकती हैं। यहाँ पे 5 पावर है और यहाँ भी पावर 5 है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो नंबर होगी ये कॉमन हो सकती है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और इसकी पावर 9 माइनस 1 और इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और इसकी पावर हो जाएगी 7 माइनस 1। अगर कोई नंबर a की पावर n माइनस 1 होता है तो वो हमेशा a माइनस 1 से डिविजिबल होता है। तो अगर हम 3 की पावर 5 को a मान लें तो ये हो जाएगा a की पावर 9 माइनस 1 और ये हो जाएगा a की पावर 7 माइनस 1। तो ये a माइनस 1 से डिविजिबल होगा। a माइनस 1 और a की वैल्यू हमने क्या मानी है 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 माइनस 1 दोनों में कॉमन आ जाएंगे और यही जो कॉमन होगा यही इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लें तो 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा 3 3 का 9 9 81 81 तिया 243 243 माइनस 1 और ये हो जाएगा 242। तो ये जो कॉमन नंबर होगा 242 और यही आ जाएगा इसका एचसीएफ। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि A1 A2 A3 और A4 का औसत 19.5 है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इसका औसत तो डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो ये दिया हुआ है 19.5। ये डिवीजन में है 4, इसको इधर ले जाएं 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 19 चौके 76 और 2 हो जाएगा 78। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 की वैल्यू आ जाएगी 78। एक इक्वेशन ये आ गई। अब क्या दिया हुआ है कि A1 21 है, A1 21 दिया हुआ है, A1 A2 और A3 का औसत दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3। इसका औसत निकालें, 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड,
ये दिया हुआ है A2 A3 तथा A4 के औसत के बराबर है। तो ये जो औसत है, ये औसत बराबर है A2 A3 और A4 के। तो 3 से इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर है। 3 से ये 3 कैंसल हो जाएगा और अब यहाँ पे देखें तो कॉमन क्या है, A2 कॉमन है, A2 से A2 घट जाएगा, A3 से A3 घट जाएगा, ये आ जाएगा A1 इक्वल टू A4। A1 इक्वल टू A4 हो गया और इसमें फाइंड करना है A4 का मान। तो A4 का मान फाइंड करना है तो A4 आ गया A1 और A1 की वैल्यू यहाँ पे 21 दिया हुआ है, तो A4 की वैल्यू आ जाएगी 21। यही इसमें फाइंड करना था, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि हम किसी भिन्न के अंश में 50% तथा हर में 80% की वृद्धि करें तो मूल भिन्न का कौन सा अंश नया भिन्न होगा, ये फाइंड करना है। तो भिन्न दिया नहीं हुआ है, मान लेते हैं अंश है इसका x, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर है y। अब कह रहा है कि 50% अंश में, तो न्यूमरेटर में 50% इंक्रीज कर दें, तो 50% इंक्रीज करें तो 150 डिवाइडेड बाई 100 ये आ जाएगा x के, और 80% डिनोमिनेटर में इंक्रीज करें हर में, तो 180, 80 बढ़ाएंगे 100 में तो 180 और डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ये आ जाएगा y के। अब इसे सॉल्व कर लें तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 15x बटे आ जाएगा 18x। और इसे और सॉल्व करें तो 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5, 3 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 6, तो 5x बटे 6x 6y हो जाएगा, सॉरी ये y है, ये y। और ये कह रहा है कि मूल भिन्न से कितना भाग होगा, कितना अंश होगा उसका। तो मूल भिन्न हमने क्या माना था, x अपॉन वाई, और अब क्या हो गया ये 5x अपॉन 6y, तो इससे डिवाइड कर दें, x से x, y से y, तो ये आ जाएगा 5/6। यही पूछा गया था कि कितना भाग होगा, तो ये हो जाएगा 5/6, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63 53 5 से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसे डिवीजन मेथड से, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने वर्गमूल, तो नंबर है 63 53 5, दो दो का जोड़ा बनाए राइट साइड से, तो ये आ जाएगा 2 2 ये हो जाएगा और एक नंबर ये बची तो ये आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ जाएगा 2 2 दूनी 4, ये आ जाएगा, जुड़ जाएगा जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा 4। अब यहाँ से घटाएं तो आ जाएगा 2, अब ये दूसरा पेयर उतरेगा तो आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 235, और 2 2 4 होता है तो आ जाएगा 4। अब ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 235 के करीब हो जाए, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 यहाँ पर जोड़ना भी पड़ेगा। तो 5 5 25, 2 4 5 20, 2 22, 225, घटाएं तो आ जाएगा 10, और ये अब पेयर यहाँ पे उतरेगा तो आ जाएगा 1035, 45 और 5 ये हो जाएगा 50। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें, तो ये केवल 2 बार जा सकता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 4, और 50 दूनी 100, ये आ जाएगा 100, घटा लें ये आ जाएगा 31। अगर ये 31 शेष यहाँ पे ना बचता तो ये पूरा पूर्णांक हो जाता, मतलब पूर्ण वर्ग हो जाता। तो यही जो इसका शेषफल आया है 31, इसे हमें घटाना पड़ेगा इस नंबर से, और यही पूछा गया था। तो 31 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 99.75 और 0.05554 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे, ये फाइंड करना है। तो दशमलव के बाद कितने नंबर है, यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर है और यहाँ पर 5 अंक है, तो 2 और 5 ये आने चाहिए थे 7। इतने डिजिट तो तब आते जब इसके लास्ट में मल्टीप्लिकेशन के जीरो ना आता, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो वो जीरो कैसे हम निकालें कि क्या इसके लास्ट में जीरो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट के डिजिट लीजिए, जैसे यहाँ पे 0.75 है, 0.75 लीजिए और इसे डिवाइड करिए 5 से, 5 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 15, 15 और 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3, तो 1 5 ये और 1 5 ये, तो 1 5 ये और 1 5 ये, 2 बार ये 5 से डिवाइड हो गया है। अगर इतने ही बार ये जो नंबर है इसके लास्ट डिजिट को देखें, ये 54 है, अगर ये 2 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा तो 2 बार हम यहां से घटाएंगे, तो इसे डिवाइड करके देख लें, तो ये हो जाएगा 27, 27 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो केवल इसमें आएगा 2।
लेकिन यहाँ पर केवल एक ही बार 2 से डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर हम केवल घटाएँगे एक बार। अगर यहाँ पर 2 से 2 बार डिवाइड हो जाता, तो हम यहाँ पर 2 और घटाते। लेकिन यहाँ पर केवल एक बार 2 से घट रहा है, तो इसके लास्ट में जो 0 आएगा, वो आएगा एक बार। तो 7 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 6। तो 6 डिजिट बचेंगे उसके दशमलव बिंदु के दाईं ओर। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ये से हमको फाइंड करना है। टी से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, और दिया हुआ है यदि इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 2r और हाफ है। तो रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस ये दिया हुआ है 2r, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है l की जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 1/2। तो अब इसमें हम वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा पाई, और रेडियस की जगह r की जगह हमको 2r रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रेडियस जो दी हुई है ये है 2r। तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस पाई, और ये रेडियस रेडियस हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2r, और l है 1/2। अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो पाई यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस, और 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा r। तो ये हो जाएगा पाई, और r यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 4r प्लस 1, और ये है पाई r 4r प्लस 1। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। r साइन थीटा, r साइन थीटा 7/2 है, r cos थीटा ये दिया हुआ है, तो r का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। तो r का मान हम तब फाइंड कर सकते हैं जब साइन थीटा और cos थीटा एलिमिनेट कर दें। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, r साइन थीटा ये दिया हुआ है 7/2, और r cos थीटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7√3/2। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इसे एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का स्क्वायर करके इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दें, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49/4 प्लस, और 7√3, तो 49 और 3 का √3 का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से r स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लें एलसीएम, ये हो जाएगा 49, और प्लस ये हो जाएगा 49 गुणे 3, और ये हो जाएगा 1, तो r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 49 कॉमन लें, तो 1 + 3 अपॉन 4, 1 + 3, और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 4 हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो r स्क्वायर आ जाएगा 49, और r की वैल्यू आ जाएगी 7। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी भुजा A है तो परिमाप हो जाएगा 3a, और ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो A क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा √3/4a², और A की वैल्यू यहाँ पर 8 है, यहाँ पे रख दें 3/4 गुणे, और 8 का स्क्वायर तो आ जाएगा 64, 4 से ये डिवाइड होगा तो 16, तो ये आ जाएगा 16√3, और ये सेंटीमीटर था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक सेल्समैन को 6 किलोमीटर की दूरी 3/4 घंटे में तय करनी है। यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो गति हमें फाइंड करना है, स्पीड, तो ये होता है दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। दूरी दूरी निकालना पड़ेगा और समय निकालना पड़ेगा। पहली कंडीशन में जो दिया हुआ है, पहली कंडीशन में दिया हुआ कि 6 किलोमीटर की दूरी 3/4 घंटे में तय करनी है। यदि वह कुल समय के 2/3 में, तो समय
3/4 उसको लगना चाहिए था, 3/4 घंटे लगना चाहिए था और वह कुल समय के 2/3 में। तो 2/3 भाग निकाल लें इसका, तो 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, 2 से ये होगा तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1/2 और ये जो समय आया 1/2 ये घंटे में है, ये आ जाएगा टाइम 1 जो पहले दूरी में लग रहा है उसको। और हम डिस्टेंस भी निकालें D1 तो 1/2 दूरी तय कर रहा है इसमें। तो टोटल दूरी 6 किलोमीटर है, तो 6 गुणे 1/2 ये आ जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पहली दूरी तय हो गई है। अब बची कितनी डिस्टेंस जो कवर करनी है, तो 6 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर और समय कितना चाहिए, कितना बचा है उसके लिए, तो 3/4 घंटे में उसे तय करना था, 3/4 घंटे में तय करना था और इसमें लग गया 1/2 घंटे, 1/2 घटा लें, तो टाइम कितना बचा है अब, 4 यहाँ से एलसीएम लें, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ये आ जाएगा 1/4, 1/4 घंटे बचा हुआ है डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो अब इसमें हम रख दें, यही स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर और समय है 1/4 घंटे। तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ जाएगा। तो स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे से इसे यात्रा करनी होगी ये दूरी तय करने के लिए। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 19 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 19 पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा सीपी, ये इक्वल दिया हुआ है 16 पेन के विक्रय मूल्य एसपी के इक्वल दिया हुआ है। तो परसेंटेज प्रॉफिट इसमें फाइंड करना है। तो यहां से अगर हम एसपी की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 19/16 सीपी और परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये आ जाएगा परसेंट में। एसपी 19/16, 19/16 सीपी के माइनस सीपी अपॉन सीपी, क्योंकि वैल्यू दी नहीं हुई है तो हमने सीपी के टर्म में इसे निकाल लिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को। तो ये हो गया 100% आ जाएगा यहाँ से। तो 16 यहाँ से घटेगा तो 19 में 16 जाएगा 3, 3/16 सीपी से सीपी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा परसेंट में। तो 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4, 25 या 75/4, तो 18 चौके 72, 3/4 ये आ जाएगा परसेंट में। 18 सही 3/4 ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित को हल करें, तो इसमें लगाना है बॉड मास। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या सॉल्व करेंगे, पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करें, तो 216 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो 36 छंगम 216 ये आ जाएगा 36, 4 गुणे 36 माइनस 6 और ये ब्रैकेट में 3 प्लस 2 और 36 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो ये हो जाएगा ऑफ, ऑफ 2 ऑफ 36 माइनस 51। अब यहां सॉल्व करें, 3 गुणे 36 ब्रैकेट के बाद ये और ब्रैकेट है तो इसके अंदर भी हमें बॉड मॉस लगाना पड़ेगा, तो इसमें हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, माइनस 6 और ये हो जाएगा 3 प्लस 36 गुणे 2 तो आ जाएगा 72 माइनस 51, ये हो जाएगा 4 गुणे 36 माइनस 6, 72 और 3 75, 75 में से 51 जाएगा तो आ जाएगा 24 और 36 गुणे 4 तो ये हो जाएगा 144 और माइनस 6 गुणे 24 तो आ जाएगा 144, 144 में से 144 घटेगा तो 0, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह कुल 6600 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता को भुगतान की गई राशि का 120% का भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी ये फाइंड करना है। तो अनीता मान लेते हैं इसको मिलता है ए रुपए और सरिता को मिलता है एस रुपए और ये दोनों का जो टोटल दिया हुआ है ये है 6600 रुपए, ये इक्वेशन एक बन गई। और क्या कंडीशन दी हुई है कि यदि अनीता को सरिता को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है
जो अनीता को भुगतान किया जा रहा है, सरिता के भुगतान से 120% किया जा रहा है। तो 120% है तो 100 से डिवाइड, 0 से 0, 2 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। तो A इक्वल टू हो जाएगा 6/5 इंटू एस। A अपॉन एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6/5। अगर अनीता को 6 भाग मिलेगा तो सरिता को मिलेगा 5 भाग, और टोटल वैल्यू 6600 है। किसका हमें फाइंड करना है? सरिता का। सरिता का हमें फाइंड करना है। टोटल वैल्यू है 6600। सरिता को मिलते हैं 5 भाग और अनीता को मिलते हैं 6 भाग, तो टोटल कितने भाग हो गए? 11। 11 में से 5 भाग सरिता को मिलेंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लें, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो 11 से इसे डिवाइड करें तो 11 छक्के 66, 600, और 600 गुणे 5 आ जाएगा 3000। तो सरिता को मिलेंगे 3000, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई 12 सेंटीमीटर, वाई जेड 18 सेंटीमीटर है। एक ट्राइंगल ड्रा कर लें, एक्स वाई जेड। एक्स वाई 12 है, वाई जेड ये 18 है। वाई एक्स जेड का कोण, वाई एक्स जेड का कोण समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये कोण और ये कोण इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और ये दिया है डब्ल्यू, यहां पे जो कट रहा है ये पॉइंट, ये है डब्ल्यू। वाई जेड से डब्ल्यू पर इस प्रकार मिलता है। तो वाई डब्ल्यू इज टू वाई डब्ल्यू इज टू डब्ल्यू जेड, ये दिया हुआ है 4:5 दिया जाएगा, 4/5। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। कोण x समद्विभाजित हो रहा है, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दें एंगल बाइसेक्टर का। तो ये जो भुजा होगी, इस भुजा का जो रेशियो होगा इसके इक्वल होगा। तो एक्स वाई और एक्स जेड का जो रेशियो आएगा, वो रेशियो आएगा वाई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू जेड के। तो वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड का रेशियो यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है। अब यहां से हम इसकी वैल्यू रख दें। एक्स वाई की वैल्यू 12 है, एक्स जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये आ जाएगी 4/5। 4 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स जेड आ जाएगा 5 से 15, 15, और ये सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो जो तीसरी भुजा होगी ये वाली, ये आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। यही फाइंड करना था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई से क्रमशः 32 किलोमीटर और 26 किलोमीटर की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक ही दिशा में चल रही हैं। तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक है पॉइंट एक्स और एक है वाई। यदि एक्स वाई से 42 किलोमीटर दूर है तो इनकी जो बीच की दूरी है ये है 42 किलोमीटर, और वे वाई से आगे बिंदु जेड पर मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि वाई से आगे, यहां से जेड बिंदु पर मिलते हैं। ये दोनों चल रहे हैं और ये जाके जेड पर मिलते हैं। तो वाई से जेड की दूरी क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो वाई से जेड की दूरी फाइंड करना है। तो जो ज्यादा स्पीड की होगी वो पीछे होगी, तभी वो आगे जाके कहीं पर मिलेंगे। तो एक्स से जो चल रहा है, मान लेते हैं ये है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, और ये है 26 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो समय निकालें, ये कितने समय बाद ये मिलेंगे एक दूसरे से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये जो बीच की दूरी दी हुई है ये है 42 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी, इनके बीच की जो अ, और इस और स्पीड हो जाएगी इनकी सापेक्षिक चाल। चाल कहें या स्पीड कहें, रिलेटिव स्पीड। तो 32 में से 26 घटेगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनकी जो सापेक्षिक चाल हो जाएगी, ये हो जाएगी 32 माइनस 26, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये हो जाएगा 42 बटे 32 में से 26 गया तो ये आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 7 घंटे में। तो 7 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगे। और इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है कि कितनी डिस्टेंस बाद मिलेंगे वाई से। तो वाई से निकालना है, तो हम वाई से निकाल लें। तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड, स्पीड इंटू टाइम।
स्पीड क्या है, यहाँ से y से चलने वाले की स्पीड क्या है 26 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 26 और 7 घंटे मिल रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई, 7 छंग 42, 4 7 दूनी 14, 4 18, 182 किलोमीटर दूर पर y से मिलेंगे। तो ये आ जाएगा ऑप्शन एक इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर x से फाइंड करना होता तो हम यहाँ पर ये वाली स्पीड लेते 32 वाली, 32 को मल्टीप्लाई करते 7 से तो वो आंसर आता। इसमें x का मान निकालना है, एक इक्वेशन दी हुई है, तो इसे सॉल्व करें तो 2 1 3, 3 प्लस x हो जाएगा माइनस 0.12 माइनस 0.42 प्लस 0.94। इसे सॉल्व करें तो 0.12 इसमें से घटेगा 0.30, ये माइनस में आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.94। 0.3 इसमें से घटेगा, 0.3 घटेगा तो ये आ जाएगा 0.64। तो इसकी जगह हम रख देते हैं 0.64 और ये इक्वल दिया हुआ 4 के, तो ये माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 4 दशमलव और ये इधर ऐड होगा तो 4.64। 3 इसमें से हम आसानी से घटा सकते हैं, ये 3, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1.64। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। प्रतिभागियों की कुल संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं इनकी संख्या है x, तो कितने प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता है, जीतने वालों की संख्या 700 है, 700, और ये दिया हुआ है कि 96.5% कोई पुरस्कार नहीं जीत रहे हैं, तो जीतने वाले कितने होंगे, 100 में से घटा दें तो 3.5% लोग जीतेंगे। तो 3.5% किसका निकालना पड़ेगा, x का, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 100, x का निकालना है तो x से मल्टीप्लाई, 3.5 से डिवाइड करें कि आ जाएगा 200, 200 गुणे 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20,000। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 15,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जो डिफरेंस होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ये हो जाएगा पी प्रिंसिपल, जो मूलधन होगा उसका मल्टीप्लीकेशन होगा इंटरेस्ट रेट के स्क्वायर से और डिवाइड करना पड़ेगा 100 के स्क्वायर से। डिफरेंस 24 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 15,000 है, इंटरेस्ट रेट हमें फाइंड करना है और ये हो जाएगा 100 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 3 से इसे हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, 3 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 8। अब इसे सॉल्व कर लें तो 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 80, 80 या इसे 5 से हम पहले डिवाइड कर लें, 10 बचा था यहाँ पे 2 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, आर की वैल्यू आ जाएगी 4, और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये परसेंट में होता है तो ये आ जाएगा परसेंट, तो 4% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। एक ट्रायंगल ड्रा कर लें, क्यू आर को बढ़ाना है तो क्यू आर यहाँ पे रख लेंगे, क्यू और आर, ये हो जाएगा पी। क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है तो क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया ताकि आर एस इक्वल टू आर पी हो जाए। आर एस ये जो होगा ये आर पी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यदि कोण पी आर क्यू ये दिया हुआ है 70 डिग्री और कोण क्यू पी एस 110 डिग्री है, क्यू पी एस ये वाला ये दिया हुआ है 110 डिग्री, तो पी क्यू एस का माप क्या होगा ये फाइंड करना है। पी क्यू और एस ये वाला कोण हमें फाइंड करना है, मान लेते हैं ये है थीटा। अगर ये केवल इतने कोण का वैल्यू दिया होता तो हम आसानी से थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी दी हुई है, यहां से यहां तक की वैल्यू दी हुई है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इस कोण की वैल्यू निकालें या तो हम इस कोण की वैल्यू निकाल लें, तब भी हम आसानी से इसका थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये अगर 70 है और ये पूरा 180 डिग्री होता है तो ये कोण हो जाएगा 110 डिग्री, 70 और 110 180 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 110 डिग्री,
और ये भुजा इक्वल है, तो इनके आमने सामने के जो कोण होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसके सामने और इसके सामने ये वाला कोण, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये 110 डिग्री है। तो जो टोटल कोण बचा 70 डिग्री, तो 70 को हम 2 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 35। तो ये वाला जो कोण होगा ये 35 होगा, और ये भी जो कोण होगा ये वाला, ये भी 35 डिग्री होगा। तो अब ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल क्यूपीएस में, क्यूपीएस में तीनों ट्रायंगल का योग जो होता है वो 180 डिग्री होगा। तो थीटा प्लस ये एंगल पी जो होगा ये पूरा 110 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 110, और एस एस है 35 डिग्री, तो 35, और ये आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ सॉल्व कर लें, 110 इधर घटेगा, ये आ जाएगा 70, और ये थीटा प्लस 35, तो थीटा आ जाएगा यहाँ से 35 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है। वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि आमिर 26 रुपए बचाता है और अली 1800 रुपए बचाता है, तो उनकी आय क्रमशः क्या होंगी, ये फाइंड करना है। आय का अनुपात 5:3 है, तो आमिर और अली, इनकम इनकम दिया हुआ है 5:3 में, और इनका जो खर्च है एक्सपेंडिचर ये है 9:5 का, और सेविंग है, जो सेविंग कर रहे हैं ये है, एक का है 2600 और एक का है 1800। ये अनुपात में है, तो मान लेते हैं इनका मल्टीप्लायर x है, जो इनकम का मल्टीप्लायर x है, और एक्सपेंडिचर का मान लेते हैं ये है y। तो इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर घटा दें तो ये सेविंग आ जाएगी, ये हो जाएगा 5x माइनस 9y, ये आ जाएगा 2600 के इक्वल। और अली का निकालें, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, ये आ जाएगा 1800 के इक्वल। अब इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो x की वैल्यू हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दें तो 5 या 15x माइनस, ये हो जाएगा 9 त्रिक 27y, और 26 दिया 7800, और दूसरा हो जाएगा 5 दिया 15x माइनस 5 दिया 15, नहीं 25y, और 18 पंचे 90, 9000 घटा लें, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 27 में से 25 में जुड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस 2y, और ये हो जाएगा माइनस 1200, माइनस से माइनस 2 से ये कटेगा, तो आ जाएगा 600। तो y की वैल्यू आ जाएगी 600, y की वैल्यू 600 आ गई। आय हमें फाइंड करना है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से, तो इसमें हम वैल्यू रख दें, तो 5x माइनस 9 गुणे 600, और ये दिया हुआ है 2600 के इक्वल, तो 5x हो जाएगा 9 छके 54, 54 और 26, ये हो जाएगा 80, 8000। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और उसमें 10% की कमी की जाए, तो उसकी शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे कोई नंबर दिया नहीं हुआ है, तो मान लेते हैं वो नंबर है 100x, 100x है, तो 20% की वृद्धि करेंगे तो 100 में 20 जुड़ेगा, तो आ जाएगा 120x। और अब कह रहा है कि 10% की कमी की जाए, तो 10% कम करें तो 90/100, इसे सॉल्व करें, 0 से 0, 0 से ये 0, 12 नियम 108x, पहले था 100x, अब ये हो गया 108x, तो बढ़ गया है, कितना बढ़ा है 8x, तो ये हो जाएगा 8% इंक्रीज हो गया, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक्स ने 1,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसे 5% के लाभ पर वाई को बेच दी, तो निकाल लें वाई को कितने की पड़ रही है, 1,50,000, 5% बढ़ा दें तो 105/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करें, 15 पचे 75, 7, 15 जीरो जीरो, और ये हो जाएगा 7 75, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, और इसमें कितने जीरो थे, ये 2 जीरो थे, ये 2 जीरो, तो 1,57,500
500 का Y को बेच दिया। अब कह रहा है कि बाद में Y ने उसे 2% की हानि पर X को वापस बेच दिया। तो X को कितने का पड़ेगा? 1,57,500 में 2% का हानि हो रही है, तो 2% घटा दें इसमें से, तो 98/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करें। अगर ये पूरा अगर ये पूरा 100 होता तो ये आ जाता 15, 75, 0, 0, लेकिन यहाँ पर 2 कम था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें। तो 5 दूनी 10, 1, 7 दूनी 14, 1 15, 1, 15 दूना 30 और 1 3150। तो 1,57,500 में 3150 घटाना पड़ेगा। तो एक्स ने बेचा था इसे 1,57,500 में, और इसे अब कितने का पड़ रहा है? 3150 कम पर। तो इसको प्रॉफिट इतना ही हुआ है क्योंकि इसने इतने ही कम पर उसको खरीद लिया। इतने पे तो बेचा था और इससे 3150 में उसने वापस कम पे खरीद लिया। तो गेन कितना हो रहा है? 3150 का। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ कि ग्राफ 2001 से 2005 तक एम, एन, ओ और पी शहरों में सेंटीमीटर में वर्षा दर्शाता है। तो ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। इस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा दर्ज की गई है, ये फाइंड करना है। तो औसत निकालना है और सभी का औसत निकालना है, तो औसत उसी का ज्यादा आएगा जिसका डाटा ऐड करने पर ज्यादा आएगा। तो हमें औसत निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम एम का निकालें पहले, एम का, तो एम है इस कलर में, तो ये हो जाएगा 160, 160 और 140, 16 और 14। जीरो को इग्नोर करके पहले हम 16 और 14 ऐसे ऐड करते हैं। 16 और 14 30, 30 और 16, 30 और 16 46, 46 और 16 हो जाएगा 52, 62, 62 और 17 हो जाएगा 62 और 17 79, और जीरो यहाँ पे हमने इग्नोर किया था तो ये आ जाएगा जीरो। तो m की जो टोटल वैल्यू आ गई, ये आ गई 790। ऐसे n का निकालें, तो n है 160, तो 16, 16, 16 32, 32 और 17 49, 49 और 150, 49 और ये हो जाएगा 15, 64, 64 और 19, 64 और 19 हो जाएगा 74, 84, 840। आप निकालें ओ का निकालें तो ब्लू कलर में 13, 13 12 25, 25 और 13, 25 और 13 38, 38 और 12 50, 50 और 13 63, 630 हो जाएगा। पी के निकालें तो पी हो जाएगा 10, 10 और 15 25, 25 और 12, 25 12 37, 37 और 10 47, 47 और 18, तो ये हो जाएगा 65, 650। इसमें सबसे अधिकतम निकालना है, तो सबसे अधिकतम वैल्यू यहाँ पे आई है, तो इसी की जो औसतन वैल्यू होगी यही ज्यादा आएगी। तो ये है n, तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दी गई अवधि के लिए औसत वार्षिक वर्षा के मामले में कौन से दो शहर एक दूसरे के सबसे करीब हैं? तो सबसे करीब डाटा किसका है? यहाँ पे हमने डाटा निकाला था। तो अगर हम देखें तो 630 और 650 ये है ओ और पी में, ओ और पी में है, और ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्षों में किस शहर में वर्षा की सबसे विस्तृत श्रृंखला है? सबसे विस्तृत श्रृंखला किसकी है, ये पूछा गया है इसमें। तो सबसे विस्तृत श्रृंखला किसकी है? तो विस्तृत श्रृंखला जिसमें डाटा बहुत ही ऊपर नीचे दिए हुए हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है इसी डाटा का ये है 180। तो ये 100 से लेकर 180 तक है। बाकी अगर हम देखें तो बाकी और इसकी जो डाटा है वो इससे बड़े-बड़े दिए हुए हैं। तो इनका जो डिफरेंस है वो कम है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है ये यहाँ से ऐसे जाके ये है 100 और 180 के बीच में। तो विस्तृत श्रृंखला इसकी बनेगी, ये बनेगी, ये है पी की। पी की विस्तृत श्रृंखला बनेगी। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है कि किस वर्ष सभी शहरों में सबसे अधिक कुल वर्षा दर्ज की गई? तो सभी को हमें ऐड करना पड़ेगा। इस वर्ष में है तो सभी वर्ष का हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 2001 का डाटा निकालें, 2001 का डाटा निकालें तो 160 और यहाँ भी 160 ही है। तो 16 16 32, 32 और 13 45 10 55,
ये आ जाएगा 550। 2002 का डाटा देखें तो 2002 में है 16, 16, 15, 31, 31, 15, 14, 45, 45 और 12, 57, 570 हो जाएगा। 2003 का डाटा निकालें तो 2003 का है 17, 17, 16, 33, 33 और 13, 33, 13, 46, 46 और 12, 58, 580। 2004, 2004 में है 10, 12, 22, 22, 15, 22 और 15, 37, 37 और 16, ये हो जाएगा 53, 530। 2005 में 2005 में हो जाएगा 19, 19 और 18, ये हो जाएगा 37, 37 और 17, 37, 17, 54, 54 और 13, 67, 670। तो सबसे ज्यादा वर्षा 670 वाला है 2005, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं जो एग्जाम में आए हुए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।